आपका स्वागत है इस क्लास में। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने श्वसन तंत्र जो है उसके बारे में पढ़ा था। आपके 12th क्लास में जो चैप्टर है एक श्वसन तंत्र, उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको आगे की जो क्रिया विधि है वो समझ में आ सके। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन की क्रिया विधि के बारे में। श्वसन की जो क्रिया विधि है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये श्वासोच्छ्वास है क्या। देखो, एक क्रिया होती है श्वसन के अंदर, यानी कि जिसमें हम जो स्वच्छ वायु है उसे शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और जो भी अशुद्ध वायु है यानी कि जो CO2 युक्त वायु है उसे शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये जो दोनों क्रियाएं हैं उन्हें सम्मिलित रूप में कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। ठीक है, और इसके अंदर दो क्रियाएं सम्मिलित होती है। पहली क्रिया है निःश्वसन। निःश्वसन के अंदर हम ऑक्सीजन को शरीर में ग्रहण करते हैं, जबकि उच्छ्वसन में हम CO2 को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये दोनों क्रियाएं होती हैं, सामान्य विसरण क्रिया के द्वारा ये क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे निःश्वसन की। तो देखो, निःश्वसन के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी एक स्थिति देख लेते हैं कि जो हमारे फेफड़े हैं वो किस जगह पर होते हैं और कौन कौन सी जो और अंग हैं जो इसके अंदर सहयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, फेफड़े जो है वो क्या है, मुख्य श्वसन अंग है हमारा। उसके बारे में हमने उस दिन बात की थी। तो ये जो है वक्षीय गुहा में पाए जाते हैं। वक्षीय जो हमारी गुहा होती है वो एक पिंजरे की तरह कार्य करती है और उसके आगे की तरफ तो होती है गर्दन, पीछे की तरफ डायफ्राम होता है। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्र होता है उस पर कशेरुक दंड। देखो, ध्यान रखना हमेशा पृष्ठ क्षेत्र कौन सा होता है। जैसे इस तरह से है तो ये पृष्ठ क्षेत्र होगा और ये अधर तल होगा। तो अगर हम हमारी बात करते हैं मनुष्यों की तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्र कौन सा हो गया, पीछे वाला, और अधर तल हो गया ये। ठीक है, तो पृष्ठीय जो क्षेत्र है हमारा, वहां पर इसमें जो वक्षीय गुहा है इसके पृष्ठ तल पर कशेरुक दंड पाई जाती है, जबकि अधर तल पर स्टर्नम पाई जाती है। ठीक है, इस तरह की स्थिति है। ये देखिए, यहाँ पर कशेरुक दंड है, आगे की तरफ स्टर्नम है, ये यहाँ पर डायफ्राम है। ठीक है, और ये जो बीच का भाग है ये वक्षीय गुहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वक्षीय गुहा है इसका जो आयतन बढ़ेगा और घटेगा, उसी की वजह से ये निःश्वसन और उच्छ्वसन क्रिया संपन्न होगी। तो यहाँ पर देखो, इसके अलावा एक और स्थिति होती है, जो पसलियां होती हैं हमारी, जो अस्थिपंजर है उसमें पसलियां होती है। तो वो जो पसलियां होती है उन पसलियों के बीच वाले भाग में जो है अंतरापश्रुक पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अंतः अंतरापश्रुक पेशियां और दूसरी होती है बाह्य अंतरापश्रुक पेशियां। ठीक है, ये इस तरह से जो हमारा अस्थिपंजर है उसमें ये पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्रॉसित रूप में, और ये दो प्रकार की पेशियां होती है। तो सबसे पहले हम जो है उच्छ्वसन और निःश्वसन दोनों है ना, तो निःश्वसन की सबसे पहले क्रियाविधि देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये क्रिया संपन्न कराई जाती है। तो निःश्वसन जो है इसके अंदर एक्चुअल में निःश्वसन क्या है, इसमें हम ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर में अंदर ग्रहण करते हैं, अंदर ले रहे हैं। तो वो वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती कैसे है उसके बारे में बात होगी। तो सबसे पहले क्या होता है, जो बाह्य अंतरापश्रुक पेशियां हैं उनके अंदर संकुचन होता है। ठीक है, और उनके संकुचन की वजह से क्या होगा, जो पसलियां होंगी उनमें खिंचाव होगा। जब पेशियों में संकुचन, देखो पेशियां हैं कहाँ, जो दो पसलियां हैं उनके बीच वाले भाग में ऐसे पेशियां हैं। तो उन पेशियों में जब संकुचन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पसलियों में खिंचाव उत्पन्न होगा, और उस खिंचाव की वजह से क्या हो जाएगा, जो स्टर्नम होगा वो भी बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसे, और जो डायफ्राम है वो एक चपटे गुंबद की तरह हो जाएगा, डायफ्राम भी ऐसे खींचेगा। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, जब ये दोनों स्थिति ये होगी, इधर से स्टर्नम ऐसे खींच रहा है, इधर से डायफ्राम नीचे की तरफ झुक रहा है, तो गुंबद आकार हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो वक्ष गुहा है उसका आयतन बढ़ जाएगा। और जैसे ही वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा वैसे ही, क्योंकि वहां पर वायु की कमी हो जाएगी, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, एक चूषणार्थ बल उत्पन्न हो जाएगा। और ये जो बल उत्पन्न होगा इसकी वजह से वायु शरीर के अंदर फेफड़ों में जो है वो प्रवेश कर जाएगी। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब क्योंकि यहाँ पर एक बल उत्पन्न हो रहा है, देखो जब भी कभी किसी बल की द्वारा कोई क्रिया संपन्न कराई जाती है तो उसे सक्रिय क्रिया कहा जाता है। तो इस वजह से जो निःश्वसन है वो क्या है, एक सक्रिय क्रिया है। अब आगे हम इसमें बात करते हैं, निःश्वसन आपके हो गया है कि किस तरह से होता है। क्या हुआ, बाह्य, एक बार फिर से देख लीजिए, बाह्य अंतरापश्रुक जो पेशियां हैं उनमें संकुचन हुआ, संकुचन की वजह से पसलियों में खिंचाव हुआ, उस खिंचाव की वजह से स्टर्नम जो है वो झुका और बाहर की तरफ आया, जो डायफ्राम था वो भी चपटा होकर गुंबदाकार हो गया, और इस वजह से क्या हो गया, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया और एक चूषणार्थ बल उत्पन्न हुआ। उस बल की वजह से क्या हो गया, एक सक्रिय क्रिया हुई जिसे हम निःश्वसन कहते हैं, और वायु शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है। उसके बाद हम अब बात करते हैं उच्छ्वसन की। तो जब उच्छ्वसन क्रिया होगी तो उसमें क्या होगा,
उच्छ्वसन का मतलब होता है कि हम CO2 युक्त जो वायु है उसे शरीर से बाहर निकालें। अब हम बात करते हैं उच्छ्वसन की। तो उच्छ्वसन क्रिया में क्या होगा, हम CO2 युक्त वायु को बाहर निकालेंगे शरीर से। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो ये जो क्रिया है ये दो प्रकार से संपन्न होती है। सबसे पहले हम साधारण रूप से जो उच्छ्वसन होता है उसकी बात कर लेते हैं। साधारण रूप से जो उच्छ्वसन होता है वो एक निष्क्रिय अभिक्रिया है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई बल उत्पन्न नहीं होता। उसमें सिर्फ ये होता है कि जो बाह्य अंतरापार्श्व पेशियां जिनके अंदर संकुचन हुआ था वह संकुचन समाप्त हो जाएगा। उसके समाप्त होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो अपनी सामान्य स्थिति में आएगी। जैसे ही वो सामान्य स्थिति में आती है वैसे ही क्या हो जाएगा, मतलब पसलियों में खिंचाव बंद हो गया है, वो शिथिल हो गई है। तो जैसे ही पसलियां शिथिल होंगी वैसे ही पसलियों के शिथिल होते ही स्टर्नम अपनी वापस पुनः अपनी स्थिति पे आ जाएगा और जो डायफ्राम है वो भी अपनी वापस स्थिति में आ जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, मतलब डायफ्राम इस तरह से आएगा और स्टर्नम वापस अपनी स्थिति में आएगा। तो वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा। तो आयतन कम होने की वजह से क्या होगा, वायु का अंदर दबाव उत्पन्न होगा, वायु अधिक है अब। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वायु जो है वो शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी। ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ जो एक्स्ट्रा कुछ वर्क कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, हाँ, तो जो ये जो उच्छ्वसन क्रिया हुई है ये एक निष्क्रिय उच्छ्वसन है। इसमें किसी भी प्रकार के बल की उत्पत्ति यहाँ पर नहीं हुई है, ये निष्क्रिय क्रिया है। जबकि जो सक्रिय उच्छ्वसन क्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है, जो अंतरापार्श्व पेशियां हैं, जब भी हम कुछ ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में होगा ये जो अंतरापार्श्व पेशियां होगी उनमें संकुचन होगा। अब जब अंतरापार्श्व पेशियों में संकुचन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पसलियां हैं वो शिथिल होंगी, क्योंकि वह अंतरापार्श्व पेशियां हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, उनमें संकुचन से पसलियां शिथिल होंगी और जो स्टर्नम है वो अंदर की तरफ जाएगा, डायफ्राम भी जो है वो भी अंदर जाएगा और गुहा का आयतन गुंबदाकार हो जाएगा डायफ्राम, और गुहा का आयतन कम हो जाएगा और बहुत ही दबाव के साथ जो है उस वायु को शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये जो क्रिया होगी, क्योंकि इसमें कोई दबाव उत्पन्न हो रहा है, इस वजह से हम इसे, क्योंकि दबाव उत्पन्न कर रही है वायु, जो वायु अंदर प्रवेश कर चुकी है उसे हम एक दबाव के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं। तो यह जो है एक सक्रिय उच्छ्वसन की क्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही है। तो इस तरह से जो है उच्छ्वसन और निश्वसन ये दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है। इसके अंदर जो उच्छ्वसन है इसमें अगर ये सक्रिय है तो अंतरापार्श्व पेशियों का योगदान है, जबकि जो निष्क्रिय है तो उसमें बाह्य अंतरापार्श्व पेशियां सिर्फ अपनी साधारण स्थिति में आती हैं, जो कि निश्वसन के दौरान क्या हो गई थी, संकुचित हो गई थी। ठीक है। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये जो है इस विधि के द्वारा क्या होता है, जो उच्छ्वसन है और निश्वसन वह होता है। अब ये जो उच्छ्वसन निश्वसन जो है इसमें हमने फेफड़ों की स्थिति देखी, लेकिन वायु जो है उसका मार्ग क्या होता है उसके भी हम बात कर लेते हैं। तो वायु जो है वो सबसे पहले कहाँ जाती है, नासा छिद्र के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है। नासा छिद्र से ये आती है नासा मार्ग में, फिर नासा मार्ग से ये आती है ग्रसनी में, ग्रसनी से ये आती है घाटी में, और यहां से ये आती है श्वास नली में, श्वास नली से ये जाती है श्वसनियों में, और श्वसनियों के बाद श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं से ये जो वायु कोपिकाएं हैं इनमें प्रवेश करती है। और क्योंकि वायु कोपिकाएं जो हैं उनके ऊपर सिर्फ एक ही जो है झिल्ली युक्त होती हैं, ये बहुत पतली झिल्ली होती है इनकी, तो आसानी से विसरण विधि द्वारा जो है रक्त से जो है ऑक्सीजन जो है रक्त में मिला दी जाती है और CO2 जो है वो इनमें डाल दी जाती है। ये जो इतनी क्रिया हुई है निश्वसन के समय हुई। अब जब CO2 जो है वो हमने इस वायु कोपिकाओं में जब डाल दिया तो उस वजह से क्या हो जाएगा, इनमें CO2 की मात्रा बढ़ गई और साथ ही क्या होगा, जो उच्छ्वसन की क्रिया होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब बिल्कुल विपरीत क्रिया होगी, यानी कि जो है वायु कहाँ जाएगी, वायु कोपिकाओं से श्वसनिकाओं में, श्वसनिका से श्वसनियों में, श्वसनियों से श्वास नली में, और यहाँ से फिर घाटी में,
फिर ग्रसनी नासा मार्ग से होते हुए नासा छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी। तो इस तरह से जो है यह क्रिया संपन्न होती है और जो है इसमें वायु का मार्ग ये रहता है। अब मैं इसे मिटा देती हूँ। तो यहाँ देखो, हमने अभी जो है बात कर ली निःश्वसन और उच्छ्वसन की क्रियाविधि के बारे में। इसके बाद में जो फेफड़े हैं उनकी जब हम कार्य को जब देखते हैं तो उस कार्य को देखते हुए जो है उसकी कार्य क्षमता का जब हम मापन करते हैं तो उस मापन के लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है जिसे कहा जाता है स्पाइरोमीटर। ध्यान में रखिएगा, जो फेफड़े हैं उनके कार्य का मापन करने के लिए स्पाइरोमीटर जो है इस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे फेफड़े हैं वो जो कार्य करते हैं उसको मापने के लिए जो है कुछ आयतन और कुछ क्षमताएं जो है उनका मापन किया जाता है। तो 4 प्रकार के तो आयतन होते हैं और 4 प्रकार की क्षमताएं होती हैं। तो यहाँ हम इन 4 प्रकार के आयतनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला आयतन जो है वह है ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम। ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम क्या है कि जो हम सामान्य जो अवस्था है हमारी, उस सामान्य अवस्था के दौरान हम निःश्वसन में जितनी वायु को अंदर ग्रहण कर रहे हैं और उच्छ्वसन में जितनी वायु को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, वह जो वायु का आयतन होता है उसे कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन। ठीक है, और इसका सामान्य स्थिति में मान होता है 600 से लेकर 300 ml पर मिनट। ठीक है, ये सामान्य स्थिति में होता है। उसके बाद दूसरे आयतन की बात करते हैं। दूसरा आयतन होता है निःश्वसन आरक्षित आयतन। ठीक है, IRV इंस्पिरेशन जो है उसकी वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व्ड है ये। ठीक है, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम यानी कि निःश्वसन आरक्षित आयतन। यहाँ पर देखो, जो आरक्षित जो है वर्ड उसका सेंस क्या है, बलपूर्वक। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि हम निःश्वसन के दौरान बलपूर्वक यदि वायु को अंदर ग्रहण कर रहे हैं तो हम कितना ग्रहण कर सकते हैं उसका मापन है। इसका मापन होता है 2500 से 3000 जो है ml तक इसका मापन होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उच्छ्वसन आरक्षित आयतन। तो उच्छ्वसन आरक्षित में क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, जब हम उच्छ्वसन क्रिया कर रहे हैं यानी कि हम जो उच्छ्वसन क्रिया नॉर्मली कर रहे हैं सामान्य, वो ना करके हम अगर बलपूर्वक करते हैं और उसको बलपूर्वक करने पर हम जितनी वायु को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, यह वह स्थिति है। तो इसका मान होता है 1000 से लेकर के 11000 ml तक इसका मान होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अवशिष्ट आयतन की। अवशिष्ट आयतन जो है वह क्या होता है, देखो जब हमने बलपूर्वक बहिर्श्वसन किया उसके बाद फेफड़ों में फिर भी जो वायु बची हुई रह जाती है उसको कहा जाता है अवशिष्ट आयतन और इसका मान जो है वो 1100 से 1200 ml के आसपास होता है। अब मैं इसको मिटा देती हूँ। तो हमने यहाँ पे श्वसन संबंधी जो आयतन थे वो पढ़ लिए थे। अब हम श्वसन संबंधी कुछ क्षमताओं की बात करेंगे। देखो, पहली क्षमता है जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी। इसका जो मान होता है ये IRV और ERV। यानी IRV क्या है, जो निःश्वसन में जो आरक्षित वॉल्यूम है वो, और ERV क्या है, उच्छ्वसन में आरक्षित वॉल्यूम है वो, और यहाँ पर TV क्या है, टाइडल वॉल्यूम यानी कि जो भी है हम सामान्य रूप से जो निःश्वसन और उच्छ्वसन में ले रहे हैं वो। ठीक है, तो आरक्षित और सामान्य दोनों को मिला के जो मान होता है उसे कहा जाता है जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी, और इसका मान जो है लगभग सामान्य रूप से 4600 ml के आसपास होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कुल फुफ्फुसीय क्षमता, जो कुल टाइडल वॉल्यूम जो होती है, कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, TLC, और इसका मान होता है VC और RV के बराबर। यानी कि यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, VC का मतलब हो गया IRV, ERV और TV, इनकी जो क्षमता है वो, और उसके अलावा जो है हम फेफड़ों के अंदर जो क्षमता जो बचा के रख लेते हैं उच्छ्वसन के बाद भी, वह भी इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाती है। इसका मान जो है वो 5800 ml के आसपास होता है। उसके बाद बात करते हैं निःश्वसन क्षमता। तो निःश्वसन क्षमता जो है उसके अंदर हम जो सामान्य रूप से जो निःश्वसन में ले रहे हैं वो हो जाएगा ना, तो वो भी हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, जो हमने आरक्षित रूप से लिया वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। इसका मान होता है 3500 के आसपास। उच्छ्वसन क्षमता की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर जो है हम आरक्षित रूप से उच्छ्वसन में जो आयतन ग्रहण कर बाहर निकाल रहे हैं वो, उसके अलावा जो टाइडल वॉल्यूम है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। तो इसका मान जो है वो हो जाता है 2500 से 3000 के आसपास। उसके बाद कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता है वो क्या है, उसका मान होता है ERV प्लस RV। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ERV मीन्स हो गया कि हम बलपूर्वक जो फेफड़ों में जो क्षमता जो है हम बाहर निकाल रहे हैं जो उच्छ्वसन वो, और RV का मतलब हो गया कि हमने जो है
हमारे बलपूर्वक उच्छ्वसन के बाद भी फेफड़ों में जो वायु की मात्रा बचा के रख ली है वो, तो उसे हम कहते हैं कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता, और इसका मान जो है वो लगभग 2300 ml के आसपास होता है। तो आज हमने जो है श्वसन की क्रिया विधि पढ़ी, उसके अलावा जो है श्वसन में जो है फेफड़ों की जो क्षमता है उसके बारे में, और जो आयतन है उसके बारे में जो है आज हमने पढ़ा। आगे की जो है बात वो हम कल करेंगे, और इसी तरह से जो है क्लास को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।